हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा आज डेट है 5 अप्रैल और मैं डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। आज की करंट अफेयर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं आज क्या क्या करंट अफेयर्स न्यूज़ में है 5 अप्रैल की करंट अफेयर्स, जो कि मैं एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके, और जो लोग अभी अभी लेक्चर को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए स्टार्ट करने से पहले, जिसमें आपको हमारी मेहनत जो है इस पर हम करते हैं एटलीस्ट उसका एप्रिसिएशन मिल सके। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एटलीस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस 5 अप्रैल एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा मानना है, जो एग्जाम में आ भी सकता है। क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट, याद रखिए इंडिया का पहला डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च। ओके, तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च हो गया है। ओके, इसको हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने लॉन्च किया है। अब कहाँ से लॉन्च किया है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस आपके सामने सारे आईआईटीज दिख रहे हैं। ओके, तो कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। याद रखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी बॉम्बे। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी बॉम्बे। तो प्रेसिडेंट मैंने अभी आपको बताया द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट आईआईटी बॉम्बे। ओके, और याद रखिएगा ये जो लॉन्च किया है उन्होंने इंडिया का पहला जीन थेरेपी, इसका नाम है याद रखिएगा CAR-T कार्ट सेल थेरेपी। ओके, तो CAR-T सेल थेरेपी ये आपको याद रखना है, जिससे ऑफकोर्स हमारे यहाँ कैंसर की जो बैटल चल रही है ओके वो इजी हो पाएगी, अफोर्डेबल हो पाएगी, एसेसिबल हो पाएगी बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ लॉन्च किया है या किसने लॉन्च किया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया और कहाँ लॉन्च किया, आईआईटी बॉम्बे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन, मैं प्याज की बात कर रहा हूं, टू हाउ मेनी फ्रेंडली कंट्रीज। एक्चुअली क्या हुआ था 2023 में, दिसंबर 2023 में सरकार ने ओनियन का एक्सपोर्ट जो है उसको बैन कर दिया था। ओके, बट अभी कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। तो कितनी फ्रेंडली कंट्रीज़ के लिए इंडिया ने अलाउ किया है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, याद रखिएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो इंडिया की तो एक बड़ी अच्छी फ्रेंडली कंट्री आपको पता होगा भूटान है, ठीक है, तो भूटान तो इसमें इंक्लूडेड ही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 कंट्रीज। मैं 5 कंट्रीज के नाम बता देता हूँ जिसके लिए इंडिया ने अलाउ किया है, वो एक एक करके। पहला है बांग्लादेश, सेकंड है भूटान, थर्ड है बहरीन, फोर्थ है मॉरिशस और फिफ्थ है आपका UAE। ठीक है, तो ये 5 ऐसी कंट्रीज है जिसके लिए इंडिया ने क्या एग्री कर दिया है टू एक्सपोर्ट ओनियन। ओके, और आपको पता होना चाहिए इंडिया वैसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ओनियन का। ओके, और अभी दिसंबर 2023 में इंडिया ने इसको बैन कर दिया था, बट अभी 5 कंट्रीज के लिए इंडिया ने ये चीज़ अलाउ की है, तो ये अभी न्यूज़ में भी चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको समझा भी दूंगा ये है क्या। देखिए रिसेंटली विच स्टेट हाई कोर्ट, किस स्टेट के हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है द स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है टू रिलीज द विथ हेल्ड ऑनोरेरियम ऑफ डेमोक्रेसी गार्ड्स। याद देखिएगा, सो ऑनोरेरियम का मतलब मैं अगर बता दूं ये क्या होता है, ऑनोरेरियम मतलब क्या होता है, ये कुछ अवार्ड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड एक्चुअली है क्या वो मैं आपको समझाता हूं, और किस स्टेट हाई कोर्ट ने ये चीज़ बोली है। इसको क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली क्या था 2019 में। ओके, इसका करेक्ट आंसर पहले बता देता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या। इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली क्या हुआ 2019 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट आती है। ठीक है, उन्होंने एक एक्ट पास किया। ठीक है, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग जिस भी करीबन 80 लोग 80 पीपल्स को, याद रखिएगा, ऐसे लोग जो लोग इमरजेंसी के टाइम पर जेल जाते हैं। ठीक है, जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर जेल गए। ओके, तो उनको एक तरीके से अवार्ड दिया जाएगा हर महीने, 12,000 से लेके 20,000 तक रुपीस ये उनको दिए जाएंगे। ओके, क्योंकि वो उस टाइम पे वो एक तरीके से हीरो लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पर जेल गए थे। ओके, अब क्या हुआ जब वहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई हिमाचल प्रदेश में, सो उन्होंने ये जो अवार्ड मिल रहा था, याद रखिए क्या मिल रहा था, जिसको आप कह सकते हैं ऑनरेरियम मिल रहा था, वो उनको उन्होंने स्टॉप कर दिया। ओके, हिमाचल प्रदेश की नई गवर्नमेंट ने, तो इस पर वो कोर्ट चले जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि अभी ये एक्ट बना हुआ है, एक्ट अभी रिपील नहीं हुआ। एक्ट को अभी याद रखिएगा बीजेपी ने उस समय एक्ट पास कर दिया था इसका। ओके, और एक्ट अभी रिपील नहीं हुआ तो ऐसे सरकार कैसे रोक सकती है। सो स्टेट हाई कोर्ट ने इस बात को माना और बोला जब तक एक्ट है, ओके, आप या तो एक्ट को रिपील करिए, ओके, या तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार ने वहां पर हाई कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट को जो ऑनरेरियम जो उनकी 80 लोगों को पैसे मिलते थे वो रिलीज करने चाहिए। ओके, ये स्टेट हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश का बोला है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो अभी मैंने आपको बताया, याद रखिए
ओके, लोकतंत्र प्रहारी सम्मान राशि योजना, ये हिमाचल प्रदेश की बहुत फेमस रही थी 2019 के टाइम पर, याद रखिएगा, है ना। तो ये अभी वापस न्यूज़ में आ गई, तो मैंने अभी आपको बता दिया इसका करेक्ट आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। बाय विच ईयर इंडिया एम्स टू इंक्रीज द न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 8000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट तक हम जाने वाले हैं। 1 लाख मेगावाट मतलब 100 गीगावाट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 1000 मेगावाट इक्वल्स टू 1 गीगावाट। ओके, जिसको नहीं बता रहा हूँ, 1000 मेगावाट इक्वल्स टू 1 गीगावाट। तो हम 100 गीगावाट तक जाने का प्लान बना रहे हैं। कब तक इंडिया इस टारगेट को अचीव कर लेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखते ही आप सोच रहे होंगे अभी 8000 है, उसमें 1 लाख जाना है, तो 2030 तो नहीं हो सकता इतनी जल्दी, 2070 तो बहुत आगे का टारगेट हो जाएगा। इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफकोर्स आप अमृत काल का ईयर ही लगाएंगे और करेक्ट आंसर भी यही है, 2047। ओके, सो इंडिया का जो टारगेट है 1 लाख मेगावाट को न्यूक्लियर प्रोडक्शन करना, याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना टिल 1 लाख मेगावाट, दैट इज 100 गीगावाट, ये इंडिया का टारगेट है 2047 तक। ओके, तो ये भी आपसे डायरेक्ट ईयर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मोपा एयरपोर्ट, ओके, रिसेंटली बिकेम द 14th एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च डीजी यात्रा सिस्टम। वहाँ पर 14th एयरपोर्ट बन गया जहाँ डीजी यात्रा सिस्टम लॉन्च किया गया है। ओके, मैंने पूछा है किस स्टेट में ये एयरपोर्ट लोकेटेड है, मोपा एयरपोर्ट। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। पहले आप सोचोगे सर डीजी यात्रा सिस्टम क्या है? आप लोग एयरपोर्ट गए होंगे, ओके, और एयरपोर्ट जब हम जाते हैं तो जब एंट्री लेते हैं तो आपको पता होगा CISF के लोग खड़े रहते हैं, ओके, फिर आपको अपना ID दिखाना पड़ता है, आपको अपनी बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, तब आपकी एंट्री हो पाती है, ठीक है। इस डीजी यात्रा में क्या होगा, पेपरलेस रहेगा। कहने का मतलब आपको ये सब चीज़ें दिखाने की जरूरत नहीं होगी, आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा, उससे आपकी एंट्री हो जाएगी। मतलब ये आपको ID कैरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, ID रखिए, बट बार बार जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं बार बार हर जगह ID देखता है, ओके, तो आपको ID और बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होगी, फेस रिकॉग्निशन से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इसी को कहते हैं डीजी यात्रा सिस्टम। ओके, ये अभी इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया, बट हर एयरपोर्ट में अभी ये फैसिलिटीज़ नहीं है, धीरे धीरे करके हर एयरपोर्ट्स में ये फैसिलिटीज़ लगाई जा रही हैं। ओके, तो याद रखिएगा मोपा एयरपोर्ट जो है वो गोवा में है, जहाँ पर जो 14th एयरपोर्ट बन गया है, जहाँ पर ये डीजी यात्रा सिस्टम लगाया गया है। तो अभी न्यूज़ में भी है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ओके, तो गोवा आप कभी जाइएगा तो इस एयरपोर्ट पे आपको ये डीजी यात्रा सिस्टम भी अवेलेबल है, मतलब एक गेट बना रहता है जो डीजी यात्रा का है। ओके, तो अगर आपने डीजी यात्रा पे टिकट कराई है, मतलब उसका यूज़ करके टिकट कराई है, तो आप उस गेट से एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये था करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, दैट इज गोवा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6th। Who led the India delegation at the meeting of Secretaries of Security Council ऑफ शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, SCO की मैं बात करता हूँ, आपको पता होगा SCO में इंडिया भी मेंबर है। टोटल SCO में 9 मेंबर्स हैं, ओके, जिसमें से इंडिया भी SCO का मेंबर है। ठीक है, तो अभी SCO की मीटिंग हुई किसकी, दैट इज सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, जो कि अस्ताना में हुई थी। अभी 2 और 3 अप्रैल को ही ये मीटिंग होती है। ओके, तो इंडिया के साइड से इंडिया को लीड किसने किया, इंडिया के डेलीगेशन को लीड किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने, क्या मोदी जी खुद गए थे, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी? नहीं, मोदी जी भी नहीं गए, जयशंकर जी भी नहीं गए, और हमारे गए थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के, और आई थिंक आप सब इनका नाम जानते होंगे, अजीत डोवाल। ओके, तो अजीत डोवाल जी जो हैं, याद रखिएगा, इन्होंने इंडिया के डेलीगेशन को रिप्रेजेंट किया। 19th एनुअल मीटिंग थी जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में थी। 2 और 3 अप्रैल को मीटिंग हुई। ओके, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोवाल, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ओके, कमेंट बॉक्स से आप मुझे बताइए, SCO में टोटल 9 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ 9 मेंबर्स के नाम क्या क्या हैं SCO के, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। और दूसरा, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जैसे सेक्रेटरिएट कहाँ पर है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि SCO का फुल फॉर्म है शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कमेंट बॉक्स में उसका सेक्रेटरिएट और 9 मेंबर्स जो SCO के हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, नाइस प्रोग्राम अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ गया है। मैंने पूछा है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन, नाइस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, सबसे पहले नाइस प्रोग्राम है क्या, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है, क्वेश्चन मैंने ऐसा कुछ पूछा है यहाँ पर, ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अगर आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म तो शायद आप बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है इसरो, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसरो
इस प्रोग्राम को लॉन्च करा। वैसे तो 2012 का प्रोग्राम है, बट अभी न्यूज़ में क्यों आ गया मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले नाइस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एक्चुअली इसके नाइस प्रोग्राम के अंदर है क्या, इसको ऑपरेट करता है इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, जहां पर कॉल्ड अपॉन इंडियन रिसर्चर्स का यूज किया जाता है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो आज की डेट में आपको पता होगा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें इंडियन रिसर्चर्स किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, उसके लिए याद रखिएगा ये नाइस प्रोग्राम है। मैंने अभी आपको बताया, फुल फॉर्म भी बताया, ठीक है। और अभी याद रखिएगा ये इसलिए न्यूज़ में आ गया क्योंकि इस प्रोग्राम ने एक्सटेंड किया, इन्विटेशन से दिए हैं इंडियन रिसर्चर्स को कि वो अपना रोल प्ले करें इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट्स। जो क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन एफर्ट्स हैं उसमें वो अपना रोल प्ले करें। तो अभी ये वापस नाइस प्रोग्राम न्यूज़ में आ गया है। सीधा पूछा जाएगा नाइस प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, और ये इसरो का प्रोग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली हु रिवील्ड परमवीर चक्र गार्डन इन चेन्नई तमिलनाडु। परमवीर चक्र गार्डन चेन्नई तमिलनाडु में किसने इसको अनरिवील किया है। ओके मैं आपको बता दूं, परमवीर चक्र अभी टोटल 21 लोगों को मिल चुके हैं और इस गार्डन में उन 21 लोगों की स्टैच्यू लगाई गई है। ओके, और इसको अनरिवील मोदी जी ने नहीं किया है, याद रखिएगा। तो नरेंद्र मोदी मत लगाइए, ना कि अमित शाह ने, ना ही द्रौपदी मुर्मू ने। इसको जो तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि, आपने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने रिसेंटली याद रखिएगा इसको इनॉग्रेट किया है। ओके, तो पूछा सकता है परमवीर चक्र, मैंने अभी आपको बताया इनकी यहाँ पर स्टेच्यूज लगाई गई। टोटल 21 परमवीर चक्र होल्डर्स हैं जिनकी स्टेच्यूज बनाई गई है। ओके, और RN रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली हु बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल। टाटा इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने, अगेन अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। ओके, ये तो अगर आपको याद होगा देन ओनली यू कैन मार्क द आंसर। इफ यू नॉट रिमेंबर, ये उनकी इमेज है, नहीं पता कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, राजीव सिंघल। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। राजीव सिंघल जी हैं जो अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने अपनी पोजीशन को गेन भी कर लिया है। ओके, और आनंद सेन जो है जो रिटायर्ड हो गए 31 मार्च 2024 से, उन्हीं को रिप्लेस किया है किसने, राजीव सिंघल ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, विच इंडियन एक्टर हैज बीन सेलेक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस लिए, टू एंकरेज द यूथ टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग करें इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। मतलब यूथ जो है वो लोकसभा में वोट करे, उसके लिए किसको इलेक्शन कमीशन ने, याद रखिएगा, सेलेक्ट किया है। ओके, कि वो प्रमोट करे। कौन है, मैं उनकी इमेज दिखाई तो आई थिंक इमेज देख के आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। यस, बहुत सारी मूवीज में आपने इनको देखा होगा। इनका करेक्ट आंसर है आयुष्मान खुराना। ओके, तो आयुष्मान खुराना जी को चूज किया गया है, ठीक है, इस प्रमोशन के लिए। 39 ईयर ओल्ड है वो। ओके, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो राजीव कुमार जो हैं, याद रखिएगा, एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और गायनेश कुमार और सुखबीर संधू जो हैं, इनके साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिजीनियस व्हीट वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी है, लोकली उसको कहते हैं, याद रखिएगा, खाटिया गेहूं। ओके, क्या कहते हैं, खाटिया गेहूं। ओके, इसको रिसेंटली GI टैग मिला है। तो मैंने पूछा ये खाटिया गेहूं जो है, जो व्हीट की वैरायटी है जिसको भी रिसेंटली GI टैग मिला है, तो किस स्टेट से ये इसको GI टैग दिया गया है, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। ऑप्शन है आपके सामने, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब। कुछ लोग पंजाब सोच रहे होंगे व्हीट सोच के, बट पंजाब इज नॉट द आंसर। द करेक्ट आंसर इज यूपी। उत्तर प्रदेश को, याद रखिएगा, GI टैग मिला है। और अब सबसे ज़्यादा GI टैग, पहले उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट था इन टर्म्स ऑफ GI टैग, मतलब GI टैग मिले, बट अब रैंक 1 पे हो गया है। 69 GI टैग्स हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के पास, याद रखिएगा। सो अभी बहुत सारे GI टैग्स दिए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के पास 69 GI टैग है, तो GI टैग में रैंक 1 पे आ गया, याद रखिएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट GI टैग था जो मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा, जिस पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, आई थिंक यहाँ पर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में आ गए, 11th अभी मैंने करा आपको, 12th क्वेश्चन में आ गए। रिसेंटली इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड along with which organization have successfully conducted flight tests of a new generation ballistic missile called अग्नि प्राइम। शॉर्ट फॉर्म में अग्नि P मिसाइल भी कहते हैं इसे, ठीक है, जो कि मीडियम रेंज है, याद रखिएगा, 1000 से 2000 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसका नाम है अग्नि P। ओके, अभी रिसेंटली इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल टेस्ट को कंडक्ट किया है,
लॉजिकल अगर मिसाइल की बात कर रहे हैं तो डीआरडीओ ही आंसर होगा। स्पेस की सैटेलाइट की बात होती तो इसरो आंसर होता, बट यहां पर आंसर जो होगा दैट इज डीआरडीओ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ। ओके, अभी मैंने बताया अग्नि पी दैट इज अग्नि प्राइम जिसको आप कह रहे हैं। ओके, याद रखिए सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है। इट्स अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और रिसेंटली इसका टेस्ट भी कंडक्ट किया गया। कहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा कोस्ट पर है, याद रखिएगा, वहाँ पर टेस्टिंग हुई है। ओके, और अगर डीआरडीओ की मैं बात करूँ तो डीआरडीओ स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर डीआरडीओ का न्यू दिल्ली में है और इसके जो हेड हैं एट प्रेजेंट वो है समीर कामत। याद रखिएगा, समीर कामत जो है वो एट प्रेजेंट डीआरडीओ के हेड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 2024 इज सेलिब्रेटेड? कंसाइंस का मतलब होता है, हिंदी में बोलूँ तो अंतरात्मा। ठीक है, आप अपने अंदर की सुनते हो ना, जैसे कोई भी चीज़ आपको लगता है ये सही है गलत है, आप कहते हैं यार मेरे को लग रहा है गलत है, तो कंसाइंस की आपने सुनी, मतलब अंदर की सुनी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है 5 अप्रैल। याद रखिएगा 5 अप्रैल को आप कंसाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिए इंटरनेशनल कंसाइंस डे। इस बार की थीम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विथ लव एंड कंसाइंस, ये इस बार की थीम है। याद रखिएगा, तो थीम भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन आपसे थीम पर पूछे जाते हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आज का क्वेश्चन क्या है? विच सिटी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडियाज इनॉग्रल ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन? तो ट्राई सर्विस जो आपकी नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, उस तीनों कंबाइंड ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन डेवलप किया जा रहा है। ओके, इंडिया का पहला ऐसा स्टेशन होगा, इनॉग्रल है, फर्स्ट टाइम ऐसा स्टेशन होगा। कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई। कुछ लोग सोचेंगे सर बैंगलोर हो सकता है, बट बैंगलोर इज नॉट द आंसर। दिल्ली नहीं है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में मुंबई में स्टैब्लिश किया जा रहा है। याद रखिएगा ट्राई सर्विस कमांड है, तीनों सर्विस की मैं बात करूँ, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। याद रखिएगा एक यूनिटी की बात कर रहे हैं हम, एक तरह कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, यूनिफाइड लीडरशिप होगी इससे, तो मुंबई में सेटअप किया जा रहा है। ओके, अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इंडिया के एट प्रेजेंट चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ नेवी और चीफ ऑफ आर्मी कौन है? ये तीनों फोर्सेस के चीफ कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। सो देखते हैं किस किस को तीनों चीफ पता है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के थे। याद रखिए मैं सारी करंट अफेयर बहुत कम टाइम पे एमसीक्यू फॉर्म में कराता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको एमसीक्यू फॉर्म में ही पूछा जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं ऑप्शंस भी देता हूँ, इसमें आप सोच सकें और फिर आंसर मार्क कर सकें। ओके, सो एमसीक्यू फॉर्म आई थिंक अच्छा फॉर्म है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सीरीज़ कैसी चल रही है, आपको कैसी लग रही है, क्या हम इसको कंटिन्यू करते रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, इस पर हम बहुत वर्क करते हैं। याद रखिएगा इन पीपीटीज पे बहुत वर्क करते हैं, आपको हम इसका पीपीटी भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं। आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो जो हमें डेली कंटिन्यू ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ले आता हूँ जिससे एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप हमें कुछ हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे चैनल की ग्रोथ में। ये हमारा क्यूआर कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। याद रखिएगा ये एक वॉलंटरली डोनेशन होती है जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल। इफ़ यू वांट कि आप हमारे साथ, आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें और चीज़ें हम नए इनिशिएटिव्स लाएं, क्योंकि हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यूट्यूब पे, सो आप हमें इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप केपेबल नहीं हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उससे भी हमें हेल्प होती है। याद रखिएगा, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, हम ऐसी लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहेंगे। ओके, अब आप कह रहे होंगे सर ये करंट अफेयर 5 अप्रैल की हमने कर ली, मॉर्निंग में ही हम कर लेते हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस रहता है आगे के पूरे दिन के लिए। बट हम सब्जेक्ट से क्या करें, पॉलिटी का क्या करें, ज्योग्राफी का क्या करें, हिस्ट्री का क्या करें, इकोनॉमिक्स का क्या करें, एनवायरनमेंट का क्या करें, साइंस का क्या करें, ये सब सब्जेक्ट्स हमें हॉन्ट करते हैं। तो इसके लिए मेरे नोट्स हैं, याद रखिएगा जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इन नोट्स को आप बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी का है, आप सैंपल मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल भी दिखा दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का सैंपल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, है ना। इवन करंट अफेयर्स की भी बुकलेट है। ओके, आप ये देख सकते हैं करंट अफेयर्स की बुकलेट है, एनवायरनमेंट की बुकलेट है, ऐसी 14 बुकलेट्स हैं। इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप के पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि बहुत कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगी। कैसे ऑर्डर करना है, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, आपको इस नोट्स के बारे में आपको बताऊंगा, इस नोट्स के सैंपल दूंगा, आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। इवन करंट अफेयर्स भी पिछले 1 साल से, अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं देखी और आप चाहते हैं एक जगह आपको मिल जाए, तो आप व्हाट्सएप करिए, आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स भी पिछले 1 साल की
सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अगर आप चाहते हैं आपके घर में कुरियर हो जाए तो हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। ओके, उसके लिए आपको करना क्या है, कॉन्टैक्ट जो व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। ओके, याद रखिए अगर आप क्लासेस भी चाहते हैं, नोट्स के साथ आप क्लासेस भी चाहते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स की, तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेगी, उन क्लासेस को आप देख सकते हो, याद रखिएगा, और उनके साथ आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे। ओके, सो आप तुरंत ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है मैंने, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा प्री मेंस, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा एक जगह पर। उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जीरो से स्टडी स्टार्ट करनी है, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको जरूर उस पर हेल्प कर सकूंगा। ओके, किस तरह प्लानिंग करनी है, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा टेक्नोलॉजी के नोट्स नहीं है। ओके, उड़ीसा से आप बिलोंग करते हो या अदर वेस्ट बंगाल से, असम से, जम्मू एंड कश्मीर से, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, बट यू डोंट हैव द नोट्स फॉर द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा और आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ओके, आप हार्ड कॉपी चाहते हैं हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो जाएंगे। बट टाइम वेस्ट मत करिए, याद रखिए कम टाइम पे एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको नोट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, याद रखिएगा आप सॉफ्ट कॉपी को लेके आप डाउनलोड करके उनको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू ऑर्डर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, बट अगर आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो मैंने बातें बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट लगी होंगी। मैंने आपको लेक्चर भी समझाया, क्वेश्चंस किस तरह आते हैं वो भी बताया। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आपके कमेंट्स डेली पढ़ता हूँ। ओके, ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। याद रखिएगा मैं ऐसे ही लेक्चर्स लाता रहूँगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी हम स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं आप बोल रहे थे उन पर भी लेक्चर्स आते रहेंगे। याद रखिएगा उसके लिए करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मैं और ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूँ। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।